हमास को एक नया लीडर मिल गया अब्दाद। और पूरी ताकत के साथ हमास अब दोबारा भी उभर रहा है। इजराइल जहां दुनिया को डरवा रहा था अपने आयरन डोम से, अपने मरकावा टैंक से, एसॉल्ट राइफल से, अपने थॉट से, अपने डिफेंस सिस्टम से, सब तो फेल हो गया उनका। अब नेतन्याहू की बातें सबको समझ में आने लगी हैं और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब वहां के सारे लोग समर्थन वापस ले चुके हैं। एक तरह से मान लीजिए कि इजराइल हार चुका है और 17 जून का इंतजार कीजिए। 17 जून के बाद इजराइल अपना अलग फिलिस्तीन अपना अलग देश बनाएगा। जो भी दुनिया में फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा, ईरान उसे अपना भाई मानेगा, अपना दोस्त मानेगा, अपना अजीज मानेगा। अब तो वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है ईरान। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, क्योंकि हालात बड़े तेजी से बदल रहे हैं और इजराइल में जो तस्वीर उभर कर के सामने आ रही है वो नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी है। नेतन्याहू के अब खराब दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने भी अपने खिताब में ये कहा। दूसरा ये कि एक सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें भी बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि नेतन्याहू और इजराइल के तय दुनिया में अब निगेटिविटी आ रही है, नफरत बढ़ रही है और वो नजर भी आ रहा है जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पार्टियों ने नेतन्याहू सरकार को हिमायत दे रखी थी, कि जिनकी बैसाखी पर नेतन्याहू सरकार चल रही थी, अब वो बैसाखी हट रही है। अभी शास पार्टी ने, क्योंकि जिस तरह से जो मदारिस के बच्चों को फौज में ले जाने की जबरदस्ती की जा रही है, उससे नाराज होकर शास पार्टी उसने अब ये ऐलान कर दिया है कि हम नेतन्याहू सरकार में नहीं रहेंगे और हम बहुत जल्द पार्लियामेंट में जाएंगे और इनसे कहेंगे कि ये अक्सरियत साबित करें और जुलाई में चुनाव कराए जाएं। ये बात सामने आ गई। इस तरह की कई ऐसे मसले हैं, बहुत सारे। तो उन सब मसलों पर हमने बात की फदील अहमद साहब से और जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो मौजूदा सूरत हाल उभर रही है, जिस तरह से इजराइल को शिकंजे में लिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय। देखिए इस पर फदील अहमद साहब ने क्या कहा, सुनिए जरा। साहब ने लिखा है कि जो शास पार्टी ने इजरायली नेसेट को भंग करके सितंबर तक चुनाव कराने का निर्णय लिया है और उसका कहना है यहाँ पे, और उसका कहना है कि नेतन्याहू द्वारा हरिदेम यहूदियों को सेना में भर्ती से छूट दिए जाने के कारण ये निर्णय लेना पड़ा है। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आई है और ये आप देखिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो बहस चल रही हैं। फदील अहमद साहब ने कहा था कि एक हफ्ता रुक जाइए, अच्छी खबर आने वाली है और वो अच्छी खबर यही है कि आज कम से कम ये ऐलान कर दिया, जो समर्थन दे रही थी पार्टी उसने अपना समर्थन वापस ले लिया और अब नेतन्याहू की सरकार जो है वो माइनॉरिटी में आ गई है। जाहिर है कि अब वो सरकार गिर भी सकती है और अगर सरकार गिरेगी तो जाहिर है कि फिर आप समझिए कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। और दूसरा ये कि आज मैंने सर्वे में रिपोर्ट पेश की जिसमें इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया जो है वो निगेटिव हो गई है। ये सर्वे की रिपोर्ट है और बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ फदील साहब आई है। और तीसरा ये कि खामनाई साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही है। वो एक तरीके से आईना दिखा दिया है पूरे अमेरिका को और ये कहा है कि तुम्हारे कहने से हम नहीं चलेंगे। तुम क्या हमारे ठेकेदार हो क्या? हम गुलामी में हैं क्या तुम्हारे? तो जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी, ये बहुत बड़ी खबर। फदील साहब क्या अपडेट है? और ये जो इजराइल से खबर आ रही, किसी भी वक्त नेतन्याहू की सरकार जा सकती है। फदील साहब। ठीक है जी। हमास को एक नया लीडर मिल गया अब्दाद और पूरी ताकत के साथ हमास अब दोबारा भी उभर रहा है और इजराइल का तो अब विकेट डाउन होता चला जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि इजराइल अपने पूरे खात्मे की तरफ अपने को ले जा रहा है और वो पूरी तरह से वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न कंट्री जितनी ही है वो सभी लोग इनका साथ छोड़ चुके और सबसे बड़ी बात, किसी का साथ रहे ना रहे उनका मनोबल गिर चुका है। देखिए जब बड़ा आदमी गिरता है ना तो उसे उसकी चोट डबल होती है।
क्योंकि उसका हम टूटता है। गरीब आदमी गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसको उठने और गिरने की में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा नाम, कोई बहुत बड़ा आदमी गिरता है तो गिरने का चोट उसको बहुत ज्यादा लगता है, फिर वो उठने की हैसियत नहीं रख पाता है। इजराइल जहां दुनिया को डरवा रहा था अपने आयरन डोम से, अपने मरकावा टैंक से, एसॉल्ट राइफल से, अपने थॉट से, अपने डिफेंस सिस्टम से, सब तो फेल हो गया, उनका फेल हो गया। और आज दुनिया क्यों डरेगी इजराइल से? अब को क्यों कोई डरेगा? तो सबसे बड़ी समस्या आ गई है इजराइल के सामने। अब नेतन्याहू की बातें सबको समझ में आने लगी हैं और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब वहां के सारे लोग समर्थन वापस ले चुके हैं। एक तरह से मान लीजिए कि इजराइल हार चुका है और 17 जून का इंतजार कीजिए। 17 जून के बाद इजराइल अपना अलग एक फिलिस्तीन अपना अलग देश बनाएगा और उसे पूरे देश की मान्यता पूरी दुनिया देने को तैयार है। एक बार तो उनको मिल ही चुका है यूएन से। अमेरिका क्या कहता है नहीं कहता है, खामेनी साहब ने कहा कि डरवाओगे और बात करोगे, धमकाओगे बात करोगे, दोनों बात नहीं चलेगी। या तो धमका लो नहीं तो बात कर लो। भाई बात तो बराबरी पे होती है ना, पंचायत कैसे होती है? किसी को बुला के धमकाइएगा तो थोड़ी पंचायत हो पाएगी। पंचायत में तो आपको बराबरी पे आना पड़ेगा। तो वो डिबेट अभी चल रही है और अमेरिका भी फूक फूक के कदम रख रहा है। ईरान तो बहुत सतर्क है, उनको तो पता है कि दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो अमेरिका है, और बहुतों का अमेरिका दुश्मन है लेकिन उनको पता नहीं चलता है। लेकिन ईरान चूंकि खड़ा है उसके खिलाफ सीना तान के, इसलिए उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ईरान का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ईरान तो अपनी ताकत को लगातार इजाफा कर रहे। अमेरिका जो है वो सिर्फ डर ऐसा हथियार है उसका, वो डरा करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये मिडिल ईस्ट की इतनी बड़ी ताकत है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत मिडिल ईस्ट में, लेकिन वो अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहे, वो समझ ही नहीं रहे। आज मुमताज में अगर ईरान नहीं होता तो ग्रेटर इजराइल बनने से कोई रोक नहीं सकता था। जिस तरह से हूती, हमास, हिजबुल्लाह लड़ा है, इजराइल और अमेरिका से लड़ा है, ईरान को अब लड़ने के लिए बचा क्या है? अब तो टेस्ट हो गया, इजराइल भी टेस्ट हो गया, अमेरिका भी टेस्ट हो गया। जब हूती हिजबुल्लाह से नहीं लड़ पाया, हमास से नहीं लड़ पाया, तो ईरान से क्या लड़ेगा? वो तो इन सब का सुपर पावर है, रिमोट कंट्रोल है। इसलिए ईरान के सामने अमेरिका की नहीं चलती। ईरान ने न सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं बचाया है, पूरे मिडिल ईस्ट को बचाया है, पूरे अरब जगत को बचाया है, और यूं कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को बचाया है। नहीं तो विश्व युद्ध जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, अगर फिलिस्तीन का युद्ध नहीं हो रहा होता तो वो थर्ड वर्ल्ड वार बन गया होता। ये तो यहाँ पे सारी बातें आकर के फिलिस्तीन पर अटक जा रही है। जिस तरह की लड़ाई वहां शुरू हो रही है, आपको क्या लगता है कि रूस पर इतना बड़ा हमला यूक्रेन ने किया है? यूक्रेन का बस का है उतना बड़ा हमला करना? पूरा नेटो कंट्री मिलके की, बहुत अमेरिका को छोड़ के पूरी नेटो कंट्री एक होकर के, यहां तक कि टर्की को भी निशाने पे लिया गया है कि उनका टीवी ड्रोन इस्तेमाल हुआ है वहां पे रूस के अंदर। तो ये जो फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई ने पूरे नेटो कंट्री को परेशान करके रखा और अमेरिका का चेहरा बेनकाब कर दिया। आज नेटो कंट्री के लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि उनका जो लीडर था अमेरिका, वही उनका साथ छोड़ दिया। और मौका परस्ती का आलम यह है कि इस वक्त आधे लड़ाई में यूक्रेन का साथ छोड़ दिया अमेरिका। और ये बात सारे नेटो कंट्री के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हमसे पैसा लेता है, हमको सुरक्षा है, और हमसे बात करके सुरक्षा की बात करता है। और देख लीजिए कि आगे जब यूक्रेन के साथ ऐसा हो गया तो बाकी कंट्रियों के साथ क्या होगा। फ्रांस ने नाइजर में फ्रांस की कंट्रोल था, सेना थी। नाइजर अफ्रीकन कंट्री जो है, वहां से फ्रांस को हटना पड़ा। कई छोटे छोटे देशों पे फ्रांस का कब्जा था, वो सबको छोड़ना पड़ा, सबको आजाद करना पड़ा। तो अमेरिका ने तो वहां भी उसका साथ नहीं दिया। तो ये भी फ्रांस को भी तो पता है ना कि जहां हमको जरूरत पड़ रही है वो नहीं दे रहे। ब्राजील है, जर्मनी है, इससे बड़े बड़े कंट्री हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, उनको कल को जब जरूरत पड़ गई तो अमेरिका तो किसी का साथ देने वाला नहीं। जापान है,
जापान अमेरिका का भी बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था, आज पूरी सेना उसी के संभाल रहे। तो उनको सबको डर लग गया है ना कि भाई तो बीच में ही छोड़ के भागने वाले लोग हैं। इसमें क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई अमेरिका की, सत्यनिष्ठा में प्रश्न लग गया अमेरिका के। यह सबसे बड़ी चेहरा बेनकाब हो गया कि भैया ये तो बीच में छोड़ के भागने वाले हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में मुमताज भाई, एक हरदिल अजीज भाई हुआ करते थे, तैरना बहुत अच्छा जानते थे। तो नदी किनारे खड़े रहते थे, लोग कहते थे हरदिल अजीज भाई हमको उस पार करा दीजिए। तो हरदिल अजीज भाई उसको पीठ पर बैठाल के बीच नदी में जाते थे। तब तक कोई और आवाज देता था कि अरे हरदिल अजीज भाई हम छूट गए। तो उससे कहते थे कि अभी तुमको छोड़ दे रहे तो हाथ पर मार के थोड़ा बचाए रहो अपने को, उसको भी लेके आते हैं तो दोनों को एक साथ ले चलेंगे। बेचारा हरदिल अजीज भाई दोनों के चक्कर में एक को डुबा देता था। एक बेचारा पानी में डूब करके कहता था अरे हरदिल हम तो डूब जाएंगे। नहीं नहीं, दो चार हाथ मारो, तब तक उसको भी लेके आएंगे, साथ से लेके चलेंगे। तो हरदिल अजीज भाई हो गया अमेरिका। अब उस पर किसी का भरोसा नहीं रहा है, और फिर यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, इजराइल को बर्बाद कर दिया। हम नेतन्याहू को बहुत जिम्मेदार नहीं मानते हैं। अमेरिका की शय पे नेतन्याहू ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जो जुल्म किया है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। जो फिलिस्तीन के बेगुनाहों को मारा है, गजा के बेगुनाहों को मारा है 55,000, इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। अमेरिका उसको पुश करता रहा, ठीक है हम तुम्हारे साथ, करो जो करना है। और उसके बाद अरब को धमकी देता, इजराइल का डर दिखा करके 40 साल से राज कर रहा है, उनका तेल बेच रहा है अरब का। तो न सिर्फ गजा फिलिस्तीन को नहीं बचाया, ईरान ने पूरे अरब जगत को बचाया है, आधी दुनिया को बचाया है। और अब वक्त आ गया हो, देखिएगा 17 जून के बाद दुनिया के कितने देश ईरान के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली ईरान उसको अपना मानेगा। जो भी दुनिया में फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा, ईरान उसे अपना भाई मानेगा, अपना दोस्त मानेगा, अपना अजीज मानेगा। अब तो वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है ईरान। ईरान नेतृत्व करेगा अमेरिका के खिलाफ उन नेटो देशों का, देख लीजिएगा आने वाले समय में आप। क्योंकि नेटो को बहुत नाराजगी है, नेटो कंट्रीज को अमेरिका से, कि जिस रास्ते से बीच रास्ते पर उनका यह कहना है कि इन्होंने नेतन्याहू को भी अकेला छोड़ दिया और उधर यूक्रेन को भी अकेला छोड़ दिया। नेटो कंट्री का यह मानना है कि धोखा दिया अमेरिका ने इजराइल को, चढ़ा करके। हमारे यहाँ कहावत है भोजपुरी में, चन्ना के झाड़ पर चढ़ा देना, कि चने के झाड़ पर चढ़ जाओ बेटा, यहीं से दुनिया तुमको दिखाई देगी। इजराइल को चढ़ा दिया कि मार दो, गजा बराबर कर दो, तुम अपना बरगुरियन कैनाल बना लो और वहीं से सारा समुद्र जहाज जाएगा लाल सागर में। हूती क्या कर लेगा, यमन क्या कर लेगा। बस नेतन्याहू को दिन में सपना आने लगा कि गजा खाली करा देंगे, अब बरगुरियन कैनाल बना लेंगे और हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर जाएगी। मस्जिद अक्सा नहीं सोचेगी मुसलमानों की कितना लगाव है मस्जिद अक्सा से, पूरी दुनिया के मुसलमान को लगाव है। मस्जिद अक्सा सबका पहला किबला है हमारे नबी का, और हम कैसे उस पर बार बार हम कहते हैं कि अल्लाह ने ये मौका फिलिस्तीन के गजा के लोगों को दिया कि वो मस्जिद अक्सा के साथ खड़े, मस्जिद अक्सा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे, अपनी शहादत दे रहे। ये मौका तो अल्लाह ने उनको दिया है, दुनिया का मुसलमान महरूम रह गया इस मौके से। तो अब जो है जिस तरह का धोखा अमेरिका ने, हम जो नेटो कंट्री कह रहा है, नेटो कंट्री के सारे लीग कह रहे, अमेरिका तो बीच रास्ते में छोड़ के, हरदिल अजीज भाई है तो हरदिल अजीज भाई है, कह रहा नदी पार कर लो, हम है ना तुमको ले जाने के लिए। बीच नदी में ले आके कहता है कि हाथ पर मारो, तब तक हम दूसरे को, दोनों को एक साथ ले चलेंगे। कि हरदिल अजीज भाई पूरी दुनिया को डुबा दिया। अब लेकिन रास्ता खुल गया है, अब अमेरिका का चेहरे का नकाब हट गया है। मैं तो मुशायरा में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंजुम रहबर का एक शेर मैंने बहुत पहले सुना था कि आईने को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, अपना चेहरा साफ कर लो। मुझे पूरा ठीक से मुशायरा ज्यादा आता नहीं है, तो लेकिन हमने एक बार सुना था, उनको डायरेक्ट लाइव में सुना था कि आईने को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, अपना चेहरा साफ कर लो। तो इसी तरह से अमेरिका जो है, जो दुनिया को आईना दिखा रहा था ना, अब कह दिया है कि भैया अपना आईना को मत दोष दो, खुदे अपना इंतजाम कर लो। तो सबने अपना इंतजाम कर लिया है। आज जो हूती बड़ी बड़ी मिसाइल मार रहा है ना, वो उसी नेटो कंट्री को की हुई है। आईना साफ करते रहे,
हाँ, धूल धूल चेहरे पे थी, धूल आईना चेहरे साफ पे करते थी, रहे। आईना साफ करते रहे। मुझे थोड़ा मुशायरा में कम इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ कभी कभी राहत इंदौरी और अंजुम रहबर ये लोग मशहूर शायर हैं, मैं कभी कभी उन लोगों को सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। तो नाज़रीन, ये थे फदील अहमद साहब जिनसे हमने बातचीत की। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी एक तरह से मदद होगी, चैनल को फरोग मिलेगा, और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर चैनल को ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।